रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें सारी हमारी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड हो जाती है वो है हमारी यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। ये क्योंकि ये कई बार आई है, अब के भी आ सकती है। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है देखिए, एक्सप्लेन सिंथेसिस सीक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताया है, और ये स्ट्रक्चर वगैरह आपने पक्का बनानी होगी इस तरीके से थायराइड ग्लैंड की। और यहाँ पे मैंने बताया थायराइड ग्लैंड क्या है, कौन से हार्मोन वो रिलीज करते हैं और उनके फंक्शन क्या है। बाकी आपने सिंथेसिस की, वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं, कैसे रेगुलेट होते हैं, कैसे क्या होता है, वो सारा कुछ बाद में आपने लॉन्ग में देख लेना है। मैंने रेगुलेशन भी यहाँ पे बताया है। तो देखिए थायराइड ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो कि हमारे नेक यानी कि गर्दन पे होती है, आप पढ़ चुके होंगे। जिसका जो वेट होता है वो होता है 25 ग्राम लगभग अडल्ट में। और ये दो हार्मोन रिलीज करती है, एक है थायरोक्सिन जिसको T4 बोलते हैं, एक है ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको T3 बोलते हैं। तो नेम पक्का ध्यान रख लेना कि थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करती है, T4 एंड T3, और फुल फॉर्म भी ध्यान रख लेना। स्ट्रक्चर आप देखोगे इस तरीके से, ये हमारी गर्दन वाली स्ट्रक्चर है। थोड़ा आप देखोगे तो ये जो ग्रीन कलर में सारा कुछ आपको दिख रहा है थायराइड ग्लैंड है, और जो रेड रेड ये डॉट जो दिख रहे हैं ना, ये 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही अटैच होती हैं। ये ऊपर थायराइड कार्टिलेज है, आपकी हाइड्रोइड बोन है, यानी कि वही गले की हड्डी जिसको बोलते हैं। तो ये आपकी वही है। बात करते हैं जो हार्मोन्स रिलीज हुए उनके फंक्शन क्या होते हैं। ये रेगुलेट करते हैं बेजल मेटाबॉलिक रेट को। अभी हमने देखा था बीएमआर क्या है, कि हमारा जो जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उनसे एनर्जी कितने रेट से रिलीज हो रही है, कितने रेट से हमको एनर्जी मिल रही है, तो उसको जो रेगुलेट करता है वो हमारा यही हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा दूसरा फंक्शन है, इट मॉनिटर द बॉडी वेट। बॉडी का वेट को भी ये मॉनिटर करता है। ठीक है, थायराइड की जिसको प्रॉब्लम हो जाती है, उनका वेट बढ़ जाता है ना काफ़ी ज़्यादा, तो वो यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल है उसका। इसके अलावा प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, हार्ट एंड मसल फंक्शन। तो डाइजेशन में भी काफ़ी बड़ा रोल है, हार्ट के फंक्शन में, मसल फंक्शन में। तो यहाँ पे इन सभी हार्मोन्स का रोल है। इसके अलावा ये जो है ना हार्मोन्स, ये ब्रेन के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। तो ये 4-5 फंक्शन आपने ध्यान से लिख देने हैं। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं इसके रेगुलेशन की, कि कैसे ये रेगुलेट किया जाता है थायराइड ग्लैंड वगैरह। तो ये रेगुलेट करता है वही पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, इसको रेगुलेट करती है। और एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH ये वो रिलीज करती है, और जब भी वो रिलीज करती है तभी हमारी थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स को रिलीज करती है। अगर TSH रिलीज नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड भी अपने हार्मोन रिलीज नहीं करेगी। तो रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। बात करते हैं, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है। देखिए अगर हमारे थायराइड ग्लैंड कम अमाउंट में हार्मोन्स को रिलीज करती है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर वहीं वो एक्स्ट्रा सीक्रेट करती है तो उसको हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि जो कमी जो होती है ना, वो आयोडीन की वजह से होती है, क्योंकि जो हमारे जो हमारे हार्मोन्स हैं वो आयोडीन से ही बनते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है डिफाइन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड गिव लिस्ट ऑफ ऑल ग्लैंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए है कि आपको ये पता चल जाए कि कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड है और किस किस के बारे में आपने पढ़ना है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो कि डक्ट लेस होती हैं। वो जो भी उनके जो सीक्रेशंस होते हैं, या बोले तो जो भी उनके हार्मोन्स होते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में उनको वो छोड़ती हैं। उनके पास कोई भी डक्ट वगैरह या नली वगैरह नहीं होती है कि वो डायरेक्टली ही ब्लड में छोड़ती हैं। तो बात करते हैं, ये इनका काफ़ी बड़ा रोल है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में, यानी कि वही अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में। तो कौन कौन सी यहाँ पे हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारी मेन ग्लैंड है, वही मास्टर ग्लैंड जो कि सभी को रेगुलेट करती है। दूसरी है पीनियल ग्लैंड जो कि ब्रेन में होती है। एक है थायराइड ग्लैंड जो कि अभी हमने देखी थी, जो कि नेक पे होती है। पैराथायराइड, ये भी थायराइड के ऊपर अटैच होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, ये हमारी पैराथायराइड है। ठीक है, बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो कि हमारी किडनी के ऊपर होती हैं, किडनी के ऊपर अटैच होती हैं एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट है पैनक्रियाज, ये आपने पता होगा स्टोमक के पास होता है। टेस्टिस भी आपको पता ही है, ओवरीज। तो ये सारी हमारी कौन सी ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है, ये भी हमारी एक ऑर्गन भी है और ग्लैंड भी है। तो ये जो है ना, सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और वो कितनी ग्लैंड है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कि है वो है गिव द फंक्शन एंड नेम ऑफ हार्मोन्स रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड होती है जो कि सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है। बात करते हैं, ये जो है इसके देखिए 2 पार्ट्स होते हैं, 2 सेक्शन में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक है एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि फ्रंट का जो पार्ट होता है, सामने से जो हम देखते हैं जो पार्ट नजर आएगा वो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी कहलाता है। पीछे वाला जो पोर्शन है उसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं।
तो दोनों पार्ट से अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी अगर लॉन्ग में आता है ना, तो देखिए अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताना होगा पूरा, उसके जो भी हार्मोन्स हैं उनके सारे सारे के फंक्शन बताने होंगे। तो बात करते हैं कौन कौन से एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि सामने वाले पार्ट से रिलीज होते हैं हार्मोन। एक है ग्रोथ हार्मोन, जो कि ग्रोथ कराने में हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में उसका रोल होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि वही हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि कब उन्हें अपना हार्मोन रिलीज करना है। उसके अलावा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि एड्रिनल जो हमारी ग्लैंड होती है उनको स्टिमुलेट करता है। प्रोलैक्टिन, जो कि हार्मोन वही लैक्टेशन वगैरह के दौरान जो हमारी मेमिलरी ग्लैंड होती हैं, जो जिससे कि हमारा मिल्क वगैरह सीक्रेट होता है ब्रेस्ट में, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। एंड इसके अलावा है गोनेडोट्रोपिन्स, ये भी यूज़ होती हैं किसके दौरान, वही जो हमारा प्रेगनेंसी वगैरह के दौरान इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। ये जो सारे हार्मोन्स है रिलीज होते हैं। एंड इसके अलावा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारे मेलेनोसाइट हैं ये उनको स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन। तो ये जो सारे हार्मोन्स हैं ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि सामने वाले पार्ट से रिलीज होते हैं। दूसरे हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि दो होते हैं हमारे एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक मीन्स जिससे हमें जो हम टॉयलेट वगैरह करते हैं, एंटी मीन्स उनके अगेंस्ट काम करने वाले हैं, तो इनको ADH भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये हार्मोन हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन, जो कि हमारे बर्थ के दौरान यूज़ होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है यूट्रस में। तो ये हमारे हार्मोन्स है किसके, सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो इनके बारे में देखिए लॉन्ग में आता है ना, तो सभी के बारे में पूरा डिटेल में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है व्हाट इज एड्रिनल ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड क्या है, उसके कौन कौन से हार्मोन है। तो देखिए एड्रिनल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये हमारी ऐसी ग्लैंड होती है जो कि किडनी के ऊपर होती है। एड का मतलब है नियर और रीनल का मतलब होता है किडनी। जैसे कि रीनल फेलियर होता है यानी कि किडनी का फेल हो जाना, तो रीनल मीन्स किडनी एंड एड मीन्स नियर। तो एड्रिनल ग्लैंड आर स्टार शेप्ड ग्लैंड, उनका शेप कुछ स्टार के जैसा होता है इस तरीके से। डेट आर सिचुएटेड ऑन एंटीरियर पोर्शन ऑफ किडनी, किडनी का जो सामने वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे सिचुएटेड होती हैं। और इसके बाद देखिए बात करते हैं कि इनके कौन कौन से हार्मोन जो है ये रिलीज करती है। तो इसके भी देखिए दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जैसे कि सपोज जैसे कि ये इस शेप में होती है, तो इसको अगर हम कट करें ना थोड़े से पार्ट को, तो इस तरीके से लेयर नजर आएगी। तो ये जो बाहर का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और जो ये अंदर का पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं एड्रिनल एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला। तो इन दोनों पार्ट से ना अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी कि जो बाहर वाले जो पार्ट है वहाँ से रिलीज होते हैं वो हमारे हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड। तो देखिए अगर डिटेल में आता है ना, तो इन सभी के फंक्शन आपने लिखने होंगे। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड का एग्जांपल कोर्टिजोल है, और मिनरलोकोर्टिकोइड का एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन एंड डिसॉक्सी कोर्टिकोस्टेरोन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से सेक्स हार्मोन भी रिलीज होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होती हैं। एक हमारा एड्रिनल मेड्यूला, जिससे काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारे रिलीज होते हैं, जो कि है डोपामिन, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। ये जो सारे हैं ना ये हमारे कंट्रोल करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को, वही फाइट एंड फ्लाइट वाले नर्वस सिस्टम। कहाँ पे हमने भागना दौड़ना या कोई चीज़ हमें नज़र आ जाए, शेर वगैरह या कुत्ता वगैरह पीछे पड़ जाए, तो वहाँ पे जो सिस्टम काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो वहाँ पे ये सभी हार्मोन हमारे रिलीज होते हैं। तो ये जो है कहाँ से रिलीज होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला, यानी कि जो अंदर वाला पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, ये वहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख रखा है, ये इनका रोल है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो हमारा वाटर पैनक्रियाटिक हार्मोन एंड देयर बायोलॉजिकल रोल। जो हमारा पैनक्रियास होता है ना, वो दोनों तरीका हमारे ग्लैंड होता है, मतलब एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। तो बात करते हैं सिचुएटेड होता है ड्यूडेनम एंड स्टोमक के पास में। तो जो एंडोक्राइन जो पार्ट है हमारे पैनक्रियास का, तो वहाँ पे जो हार्मोन रिलीज होते हैं एक है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, जिसका यूज़ आपको पता ही होगा। देखिए इंसुलिन का काम क्या होता है, जब भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ये उसको कम करता है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करने में इसका रोल होता है। अगर इंसुलिन नहीं है तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़, यानी कि ग्लूकोज का बढ़ जाना। इसके अलावा जो दूसरा जो हार्मोन है वो हमारा ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन भी हमारा पैनक्रियास द्वारा सीक्रेट होता है। तो देखिए ये जो है ना ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। देखिए अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में नहीं है तब भी हमें दिक्कत होगी, तब भी हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये ग्लूकागोन बढ़ाता है, इंसुलिन उसके लेवल को कम करता है। तो इस तरीके से दोनों जो है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन वो है गिव नेम एंड फंक्शन एंड हार्मोन, समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वो है गिव नेम
एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन रिलीज फ्रॉम थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से जो भी हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं उनका फंक्शन वगैरह बताना है। तो जैसे कि थाइमस ग्लैंड होती कहाँ है, जैसे ये हमारा ट्रैकिया है इस तरीके से, ये हमारे सपोज मैं बता रहा हूँ ये है लंग्स, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमारी ये ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो है थोरेसिक कैविटी के मिडिल में प्रेजेंट होती है, इस तरीके से उसका कुछ शेप है थाइमस ग्लैंड का। और बात करते हैं फंक्शन की, तो यहाँ पे एक ये हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन जो हार्मोन है ना, जो हमारी टी लिम्फोसाइट होती है, बोले कि जो हमारी WBC जो होती हैं, जो कि इम्यूनिटी में काफ़ी बड़ा रोल होता है, तो ये उनके मैच्योरेशन में हेल्प करता है। बोले तो उनको मैच्योर करने में इसी का रोल होता है। और ये आल्सो डेवलप करता है क्या, हमारा एंटीबॉडीज़ को भी ये प्रोड्यूस करता है। जो भी एंटीबॉडी जो हमारे एंटीजन से लड़ती हैं वो भी किसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं, यही जो हार्मोन है थाइमोसिन, इसका काफ़ी बड़ा रोल है। तो इस तरीके से जो हमारी यूनिट 4th है, यहाँ से जो एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो सारा कुछ है वो हमने कवर कर लिया है। अब जो लास्ट में हम बात करते हैं वो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और कुछ जेनेटिक्स के बारे में देखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए मैंने शॉर्ट में करा रहा है, बाकी आपने लॉन्ग में आपको डिटेल में देख लेना है कि डिफाइन ओव्यूलेशन एंड राइट द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो कि फीमेल्स के अंदर एक साइकिल होती है, हर महीने पे पीरियड्स वगैरह आना, तो वो जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बारे में अपने डिटेल में बताना होगा। उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं, तो उसमें 4 फेजेस होते हैं, वो आपने बताने हैं। साथ के साथ उसमें एक फेज होता है ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन का मतलब क्या है वो पूछा है। तो देखिए बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन, पहले देख लेते हैं, ओव्यूलेशन फिर आपको समझ आ जाएगा। सो क्या है ये, इट इज़ द मंथली सीरीज डेट इन्वॉल्व फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग पीरियडिकली इन फीमेल्स। हर महीने फीमेल्स में जो चेंजेस होते हैं जिनको हम वही मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, तो वही कहलाता है हमारा मेंस्ट्रुएशन। तो ये जो है ना, देखिए मेंस्ट्रुएशन 10 से 16 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाते हैं। जो 10 से 16 साल की उम्र में जो हमारे मेंस्ट्रुएशन या बोले तो जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह होती हैं, उनको हम मेनो आर्च बोलते हैं, मेनो आर्च। ठीक है, और ये कब तक चलते हैं, जब फीमेल जो है हमारी वो 50 से 58 तक उनकी एज हो जाती है, तो उसके बाद ये बंद हो जाते हैं, उनको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी देखिए यहाँ पे 4 फेजेस होते हैं, एक है मेंस्ट्रुअल फेज, एक है फॉलिकुलर फेज, एक है ओव्यूलेशन फेज, जो कि क्वेश्चन में पूछा था कि क्या है ओव्यूलेशन फेज, वो आपको समझ आ जाएगा। एक है ल्यूटियल फेज। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। देखिए यहाँ पे इस तरीके से समझा रखा है, ये पूरा महीने का पूरा कैलकुलेशन है 28 दिन का। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे जो रेड कलर में है 1 2 3 4 5, जो स्टार्टिंग के 5 दिन होते हैं वो हमारा कहलाते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल कहने का मतलब है कि जब ब्लीडिंग होती है उसको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। ठीक है, जो कि 1 से 5 दिन, 6 दिन, या किसी किसी में कुछ प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा या फिर कम भी हो सकता है। तो ये है। उसके बाद है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर जिसके नहीं, हमारा फॉलिकुलर, इसमें जो है ना हमारे जो एग जो होते हैं ना उनके फॉलिकुल बनते हैं। एग यानी कि जिसके साथ स्पर्म मिलेगा, तो यहाँ पे जो है फॉलिकुलर फेज होता है, जो कि 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो सारे दिन हैं ये फॉलिकुलर फेज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा एग डेवलप होता है और बहुत सारे एग बनते हैं, और उनमें से 14वें दिन एक एग जो है वो बाहर निकलता है। वो जो हमारे फैलोपियन ट्यूब होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, वो वेट करता है स्पर्म के आने का। अगर स्पर्म उसको मिल जाता है तो फिर वो फर्टिलाइज हो सकता है, यानी कि फिर वो प्रेगनेंसी वगैरह वहाँ पे हो सकती है। तो ओव्यूलेशन किया है, यानी कि एक मैच्योर एग का, एक मैच्योर ओवियम का कहाँ पे पहुँचना, निकल के फैलोपियन ट्यूब पे पहुंचना। फैलोपियन ट्यूब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब पे पहुंचना वही हमारा ओव्यूलेशन कहलाता है। तो डेफिनेशन देखिए यहाँ पे लिख रखी है, अब आपको समझ आ जाएगी। ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम ओवरी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक मैच्योर एग का रिमूव वो निकलना कहाँ से, ओवरी से, उसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। आफ्टर इट्स रिलीज द एग मूव डाउन इनटू द फैलोपियन ट्यूब एंड स्टे हेयर, इट वेट फॉर स्पर्म सो इट कैन बी फर्टिलाइज। तो वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में पहुँचने के बाद वो वेट करता है 24 से 48 घंटे, और अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो वहाँ पे वो फर्टिलाइज हो सकता है। अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो वो डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिए लास्ट में जो स्टेप है वो आपकी ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या होता है, इसमें बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। यानी कि जैसे कि हमारा एक एग निकल जाता है तो बाकी जो एग है वो वहाँ पे बोले तो डिस्ट्रॉय की तरह हो जाते हैं, और वो वेट करते हैं
किसका कि प्रेगनेंसी हो, वो उसका वेट करते हैं। तो उसके लिए वो खुद को प्रिपेयर करते हैं और एक वहाँ पे क्या बना लेते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बना लेते हैं। और इसके बाद में जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है, इसी से हमारे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मतलब बनते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन वगैरह है। उनका फिर प्रेगनेंसी में काफ़ी बड़ा रोल होता है, मतलब कि जैसे कि लैक्टेशन वगैरह कराना, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क दूध वगैरह लाना। तो वो जो सारा रोल है हमारा कहाँ पे, वो यहीं स्टेप से स्टार्ट होता है। ल्यूटियम कॉर्पस बनने के बाद में कुछ हॉर्मोन्स बनते हैं। तो ये जो सारे स्टेप है ना, देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी जो फिजियोलॉजी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चारों फेजेज आपने बताने होंगे कि कौन से फेज में क्या होता है, और डिटेल में कि कौन से दिन में होता है, सॉरी दिख नहीं रहा था। जैसे कि चारों फेजेस आपने बताने होंगे, कौन सा फेज कितने दिन का होता है, ओव्यूलेशन कहाँ पे होता है, वो सारी चीज़ें आपने बतानी होंगी, फिजियोलॉजी कहलाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से देख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, वो है हमारा शॉर्ट में डिफाइन गैमेटोजेनेसिस, और या फिर पूछ सकता है oogenesis क्या होता है या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स जनरेशन या फॉर्मेशन, गैमेटो मीन्स गैमेट, यानी कि जो हमारे जैसे मेल है, मेल के अंदर स्पर्म का बनना, या जो फीमेल है उनके अंदर ओबियम बोले तो जो है एग का बनना, वो हमारा क्या कहलाएगा, गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेयोटिक डिवीजन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट नोन एज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो बात करते हैं वही है, देखिए अगर वो फीमेल के अंदर वो स्पर्म सॉरी फीमेल के अंदर ओवियम बन रहा है, यानी कि एग बन रहा है, तो वो उसको हम बोलते हैं oogenesis। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस इन द फीमेल नोन एज oogenesis मीन फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो ये आपको समझ आ गया होगा। और दूसरा है इसमें देखिए वो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का बनना, तो ये भी हमारा गैमेटोजेनेसिस ही होता है। अगर ये मेल के अंदर स्पर्म बनने हैं तो उसको हम नेम दे देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपको समझ आ गया होगा oogenesis क्या है और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है हमारा डिफाइन फर्टिलाइजेशन एंड वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फीमेल। फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब क्या है, स्पर्म का और एग का दोनों का मिलना, फ्यूज होना और एक जाइगोट बना लेना, वो हमारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है ना फैलोपियन ट्यूब में होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए उसको पूरा आपने बनाना होगा, जो भी टेस्टिस वगैरह हैं, पेनिस वगैरह, वो सारा कुछ आपने दिखाना होगा। ये कई बार क्वेश्चन आया भी है, तो आप जो है इसको तैयार जरूर से कर लेना। और इसके अलावा शॉर्ट में मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका मेन फंक्शन होता है स्पर्म को बनाना, साथ के साथ कुछ हॉर्मोन्स को भी रिलीज करना। और ये जो स्पर्म बना है फिर उसको डिलीवर करना, मतलब वजाइना में। तो वो जो सारा काम है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होगा। और इसके अगर हम पार्ट की बात करें तो इसके मोस्टली 4 पार्ट्स होते हैं, सैक्रोटम एंड पेयर ऑफ टेस्टीज। जो हमारे टेस्टीज होते हैं वो मतलब जिसके अंदर होते हैं उसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, उस लेयर को। तो स्क्रोटम एंड पेयर होते हैं हमारे टेस्टीज के। उसके अलावा एसेसरी डक्ट, वहाँ पे जो भी डक्ट होती हैं जो कि हेल्प करती हैं किसी में स्पर्म को मतलब कि पहुंचाने में या बनवाने में। इसके अलावा है तीसरा हमारा ग्लैंड्स। तो देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और एक होती है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। तो ये भी हमारे कहाँ पे पाई जाती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसके अलावा पेनिस। तो ये जो है ना देखिए चारों पांचों जो पार्ट्स हैं इनके बारे में फिर आपने डिटेल में बताना होगा, अगर एनाटॉमी आती है वो भी डायग्राम के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो हमारा डिफाइन जेनेटिक्स एंड गिव द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो जेनेटिक्स क्या है, देखिए द स्टडी ऑफ जीन, that is called genetics। देखिए genetics is the study of gene, their replication, their way of carrying genetic information from one generation to another। यानी कि जीन क्या है, वो कैसे रेप्लिकेट करते हैं, वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी इंफॉर्मेशन उसको कैरी करके ले जाते हैं, वो जो सारी स्टडी होती है वो हमारी जेनेटिक्स कहलाती है। यानी कि जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी वही जीन्स का ट्रांसफर होना। इसके अलावा देखिए पूछ सकता है क्रोमोसोम के बारे में। तो देखिए क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये हमारे जो डीएनए होते हैं और प्रोटीन जो होते हैं उसके बंडल्स होते हैं। डीएनए कोइल्ड होता है प्रोटीन के साथ में टाइटली, और ये जो है देखिए 23 पेयर्स होते हैं। सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं बायोलॉजी में। तो 23 पेयर्स होते हैं और जिनका रोल होता है किसमें, ये डिटरमाइन करने में कि जो हमारे जो भी संतान होगी, वो बच्चा जो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, तो वो भी इन्हीं का रोल होता है। ये इस तरीके से आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताना होगा। बाकी फंक्शन वही है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे में पहुंचाना, दूसरा सेक्स का डिटरमाइन करना कि लड़का है या फिर लड़की है, साथ के साथ सेल डिवीजन में भी इसका काफ़ी बड़ा रोल होता है। ये डीएनए को डैमेज होने से बचाता है। तो ये हमारे क्रोमोसोम
और लास्ट में हम बात करते हैं, देखिए वो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हम ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। और इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो देखिए ये जो है सेंट्रल डॉग्मा आपने पढ़ा होगा, डीएनए से डीएनए बनना ये रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इस प्रोसेस को, और आरएनए से प्रोटीन बनना दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। सो प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द आरएनए दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, आसान है, बस आप ये ध्यान रख लीजिए, आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। और लास्ट में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहने का मतलब है डीएनए से आरएनए बनना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, यानी कि डीएनए से आरएनए। तो इस तरीके से जो है ना, आप देखोगे ये जो सारा सिलेबस है आपका, और यूनिट 5 भी यहाँ पे कवर होती है। तो आई होप ये जो पूरा जो ब्रीफ में आपको 5 यूनिट कवर हो गई हैं, समझ आ गया होगा। तो यही मैंने बताना था, कैसी लगी आपको वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।